पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक नंबर 1 ऑलराउंडर और साबिक डायरेक्टर मोहम्मद हफ़ीज़ हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि आपने रिसेंटली जो है वो ट्वीट की थी रिगार्डिंग RIP पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, क्या था उसके बैकग्राउंड क्या था? उसका बैकग्राउंड ये है, अगर कैमरामैन थोड़ा सा दिखा दे, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, उसकी जो उलझने हैं, जो मुश्किलात हैं, वो उसकी वजह से मैंने किया था। क्योंकि देखें, जो कोई भी डोमेस्टिक सर्किट होता है वो कोई इवेंट नहीं है। डोमेस्टिक इज़ अ प्यूरिफाइड प्रोसेस एंड अ इवन स्टेज फॉर एवरीवन, जहाँ पे हर बंदा आता है वो परफॉर्म करता है। जो अच्छा परफॉर्म करता है वो एक गेटवे है नेशनल टीम की तरफ जाने के लिए, सिलेक्शन के लिए। लेकिन जब उसको बाईपास किया जाएगा या उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, तो फिर उसके करवाने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। तो इसलिए मैंने वो किया था कि अगर इस तरह की सिलेक्शन और इस तरह के इक़दामात किए जाएंगे, तो जो डोमेस्टिक में हज़ारों क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, आप उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं। सिलेक्शन पे बात करते हैं। इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर की जो है वो एक तरह से डायरेक्ट एंट्री हुई है और उस्मान खान भी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले थे। आप इस तरह इस प्रोसेस को जो है वो किस तरह देखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है काफ़ी क्रिकेटर्स हैं जो रगड़ा लगाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो इस प्रोसेस को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं यही समझता हूँ कि वो अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने उनको सेलेक्ट करना था, अगर हमारी सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान टीम को लगता है कि उनकी ज़रूरत है पाकिस्तान टीम में, तो एक प्रोसेस में जाते, वापस यहाँ पे स्टेज पे आते, डोमेस्टिक में परफॉर्म करते या खेलते, और उसकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर उनको सिलेक्ट कर लिया जाता, एब्सोल्युटली फ़ाइन। लेकिन अगर इस तरीके से आप पसंद नापसंद और अपनी मर्ज़ी से पैराशूटर के थ्रू किसी को जो है वो ले आएंगे, तो फिर ये जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं डोमेस्टिक के ग्राउंड्स के अंदर, आप उनको कोई बेहतर मैसेज नहीं दे रहे, क्योंकि वो डीमोटिवेट हो रहे हैं। और मैं एज ए SNGPL डायरेक्टर मैं आपको बता दूं कि इतना मुश्किल हो रहा है मोटिवेट करना डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाने के लिए। हालांकि ये अच्छे क्रिकेटर्स हैं सारे, लेकिन वो हमारी सारी बातें जो अनफॉर्चुनेटली हुई हैं, वो काफ़ी जो हैं इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो सोच है वो यही है कि शायद हम लोग सिर्फ एक इवेंट के लिए आए हुए हैं, जो एक हमने खेलना और चले जाना है, लेकिन इसका मकसद खेलने का या इसकी वो जो वजह है खेलने की, वो शायद मेरा ख्याल है दूर कर दी गई है। अच्छा, आप पे और मिसबा उलग पे बहुत तनकीद होती है कि जब आप कोचेज़ बने थे तो कोई लेवल कोचेज़ आपने जो है कोर्सेज़ नहीं किए हुए थे। क्या ये जस्टिफाइबल है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट एक तरफ आपने 20-20 साल खेली है लेकिन कोर्सेज़ आपने नहीं किए हुए, तो क्या ये आप समझते हैं ये ठीक है बात? ये देखें, मैं मिसबा के बारे में तो नहीं कह सकता। मैंने वाकई में लेवल 1 कोचिंग कोर्स किया हुआ था, लेवल 2 या लेवल 3 मैंने नहीं किया हुआ। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि ये जो कोचिंग कोर्सेज़ हैं, ये एक इन्फॉर्मेशन है, एक एजुकेशन है जो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। और अगर ये सब कुछ है, तो जिसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लेवल कोर्सेज़ किए हुए हैं, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए लेवल 4 में, लेवल 3 में, लेवल 5, जो भी इसके लेवल्स हैं, तो उसको सबसे पहले पाकिस्तान का कोच बनाना चाहिए। तो फिर दूसरा बंदा तो कोच बन ही नहीं सकता। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये एक लर्निंग्स हैं जिसको हर एक को करना चाहिए। लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस इंटरनेशनल लेवल पे, जो आपकी लर्निंग्स हैं, जो आपने 15-20 साल 25 साल जितनी भी आपने लर्निंग्स ली हुई इंटरनेशनल लेवल की, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, पाकिस्तान में ऑब्वियसली आपने जो है वो फॉरेन कोच के अंडर भी आपने खेला भी हुआ है, लेकिन आप एज ए कोच थे, आपने रिप्लेस किया एक फॉरेन कोच को। ये क्या देखते हैं, आपको लगता नहीं कि PCB बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है एक फॉरेन कोच, एक रूल जो है वो फॉरेन कोच के लिए अलग होता है, अपने लोकल कोच के लिए अलग होता है, इवन के जिस तरह से आपको जो है वो हटाया भी गया था? ये देखिए, मेरे हटाने का प्रोसेस तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट डिफरेंट वे में है, मैं उसको पे तो इतना डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन देखिए, ये एक डिबेट है कि जी हमें फ़ॉरेन कोच चाहिए या हमें लोकल कोच चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे एक्स चेयरमैन भी थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि जी जो पाकिस्तानी कोचिंग स्टाफ है वो ऑनेस्ट नहीं है। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है जो तकलीफ़ पहुंचाती है मुझे, और मेरा ख्याल है कि हज़ारों लाखों जो ऑनेस्ट पाकिस्तान की मोहब्बत और पैट्रियट पाकिस्तानी हैं, ये उनको भी तकलीफ़ पहुंचाएगी। कि इस तरह की स्टेटमेंट से आप एक पूरी फ्रेटर्निटी को आप एक रेड जोन में लेके चले गए। तो ये अनफॉर्चुनेटली उनकी स्टेटमेंट थी। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि जो कोच होता है वो एक उस्ताद है, एक रहनुमा है, वो कहीं का भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेटिंग लेगेसी इतनी शानदार है, हमारे पास लेजेंड्स ऑफ द गेम मौजूद हैं। हमारी अपनी क्रिकेट की हिस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया हमारे तजर्बे से या पाकिस्तानी टैलेंट को एक्नॉलेज करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो लोग मौजूद हैं, उनको शायद गुलामाना सोच के वो मालिक हैं, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि शायद फॉरेनर ही पाकिस्तान टीम का कोच होना चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है कि सलूशन नहीं है। अगर आपके पास पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन लोग मौजूद हैं, जिनके पास ये नॉलेज मौजूद है, जो ये काम करना चाहते हैं, जिनके पास ये स्किल्स हैं टू डिलीवर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन,
उनको ये ज़रूर जो है कंसिडर करना चाहिए। ये कहते हैं कि लोकल कोच को जो है वो इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि वो फिर नेपोटिज्म आ जाता मैं है, यही तो कह रहा हूँ सिफारिश आ जाती कि मैं है। यही तो बात कर रहा हूँ कि अगर हम ये सोच रहे हैं तो फिर क्या ये है ठीक बात? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने कभी ऐसा ऑब्ज़र्व नहीं किया। मैंने कभी अपने कैरियर में ये नहीं देखा कि जो लोकल कोच है उसकी वो किसी को फ़ेवर दे रहा है या जो बाहर वाला वो किसी को फ़ेवर नहीं दे रहा। ये पसंद नापसंद हमेशा आपकी साथ चलती है। वो नापसंद नापसंद एक टैलेंट को जज करने के अंदर हो सकती है कि हो सकता है किसी कोच को लगे कि फ़लाँ जो प्लेयर है वो बेहतर टैलेंट होल्ड करता है और उसको ज़्यादा चांसेस मिलने चाहिए। ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये एक इल्ज़ाम लगाना कि वो नेपोटिज़्म को प्रमोट करता है या फ़ेवरेटिज़्म को प्रमोट किया जाता है, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग परसेप्शन। ओके सर, अब थोड़ा सा आपके जो है वो डायरेक्टर क्रिकेट का जो आपका एक करियर छोटा सा रहा था, उसमें आपने कहा कि 2 महीने मैंने लगा दिए बाबर आजम को कन्विंस करने के लिए कि आप नॉट 2 नंबर महीने, 2 वीक। 2 आई वीक। थिंक वो रॉन्गली किसी के पास गई है, वो 2 वीक की मैंने बात की। ओके, 2 वीक जो है वो लगा दिए गए थे, लेकिन बाबर आजम ने वन डाउन खेला, रिजवान साइम ने ओपन किया। अब जो है वो रिजवान वन डाउन आ गए हैं, मिडिल ऑर्डर में उनकी बात चल रही है, बाबर जो है वो टॉप ऑर्डर में आ गए हैं। ये स्ट्राइक रेट का जो है बहुत ज़्यादा वो वजह वही बनती है। आप इसको किस तरह फिलॉसफी देखिए, मैंने एज़ ए टीम डायरेक्टर और एज़ ए क्रिकेट डायरेक्टर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने मुझे एडिशनली ये कहा था कि मैं एज़ ए क्रिकेट डायरेक्टर भी पाकिस्तान के लिए कुछ चीज़ों को जो है बदलूँ या जो चीज़ें बेहतर मुझे समझ आते हैं मैं वो करूँ। मैं उन तमाम चीज़ों का जवाब दूँ। जैसे पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में मैंने 80 ओवर्स को इंट्रोड्यूस करवाया। वो एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो एक सॉल्यूशन था। इसी तरीके से अंडर 21 जो प्लेइंग मेंबर के तौर पर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, वो एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो एक सॉल्यूशन था। इसी तरीके से जो मैंने साइम अयूब को एज ए क्रिकेट डायरेक्टर एज ए टीम डायरेक्टर जब मैंने उनको ओपनिंग के तौर पर लेके आया तो वो एक सॉल्यूशन था। ये नहीं कि रिजवान और बाबर अच्छे प्लेयर नहीं हैं, लेकिन वो पूरी टीम नहीं है। वो 2 बंदे पूरी टीम का लोड नहीं ले सकते। हमें दूसरे लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है और उनके टैलेंट को भी राइट वे में यूटिलाइज़ करना है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। इसलिए साइम अयूब जैसे एक्साइटिंग टैलेंट को ओपनर ही खिला के हम बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते थे। और बाबर को क्यों मैं नंबर 3 पे खिलाना चाह रहा था, क्योंकि बाबर पिछले 7-8 साल से पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट में नंबर 3 पे खेल रहा है। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि वो अगर नंबर 3 पे खेलेगा और हमारे पास अगर रिजवान और साइम की शक्ल के अंदर ओपनर हो, नंबर 3 पे बाबर जैसा सॉलिड बैट्समैन हो जो हर तरह की सिचुएशन और कंडीशन के अंदर परफॉर्म करने की अहलियत रखता है, और उसके बाद चौथे नंबर पर अगर आपका फ़खर जमान ऑलरेडी वहाँ पे सेट हो चुका हुआ है, तो आपकी जो पहले 4 का जो प्रोसेस है वो सेटल हो जाता है। तो दैट वाज अ सॉल्यूशन। ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, ना मैंने किसी को बदलने की कोशिश की, लेकिन जो राइट वे में राइट फॉर्मेशन होनी चाहिए थी मैंने वो किया। लेकिन अगर मैंने कुछ गलती की थी तो साइम अयूब अब क्यों ओपन कर रहा है? तो ये मेरा सवाल, आप जवाब दे दें इसका। अच्छा, उसी पर ही है कि अगर साइम अयूब, ऑब्वियसली आपके भी एक लॉन्ग टर्म प्लान थे जो आपके साथ बातचीत हुई थी पीसीबी की जानिब से, साइम अयूब अगर फेल होते हैं खुदा न खासा, तो क्या उनको T20 वर्ल्ड कप तक एज एन ओपनर ही खिलाना चाहिए? मैं समझता हूँ खिलाना चाहिए, बिकॉज ही इज़ अ वंडरफुल टैलेंट। उन्होंने प्रूव किया है ऑन एंड ऑफ, जब भी उनकी क्रिकेट जो हमने देखी है, आई थिंक ही गॉट ऑल द टैलेंट जो हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में चाहिए। सम टाइम प्लेयर को बड़ा परफॉर्म करने में उसको एक्सटेंडेड टाइम चाहिए होता है। साइम इज़ वन ऑफ दोज जो बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही अग्रेसिव ऑप्शन लेता है। तो मुझे लगता है कि विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी फियर, या थोड़ा बहुत अगर बर्दाश्त भी करना पड़े ऐसे प्लेयरों के लिए क्रिटिसिज्म को, तो वो करना चाहिए। और साइम जैसे के टैलेंट को हमें जो है ज़रूर आगे, नॉट ओनली वन फॉर्मेट, मैं समझता हूँ कि वो तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। स्ट्राइक रेट, पेस, बैटिंग में स्ट्राइक रेट के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है और बॉलिंग में पेस के बारे में मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा बात होती है। आपको नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा एक ओवररेटेड किस्म की बात है, या कहीं ना कहीं इसके साथ ये नहीं, ज़रूरी है? ये मुंसलिक है। देखें, ओवर द ईयर जो क्रिकेट है वो बदली है। मैं हमेशा मानता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि तीनों फॉर्मेट के अंदर आप लेस कंसिस्टेंट हो सकते हो, बट यू शुड बी मोर इम्पैक्टफुल। तो आपका इम्पैक्ट ऑन द गेम ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी अगर कम भी है विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि इसीलिए जो बड़ी टीम्स हैं वो एक बंदे या 2 बंदे की परफॉर्मेंस के ऊपर रिलाई नहीं करती। उनका जो भी प्लेयर जाता है वो आज एक बंदा परफॉर्म करता है मैच विनिंग जोन में रह के, अगले दिन दूसरा करता है, तीसरे दिन तीसरा करता है, क्योंकि सबके खेलने का प्रोसेस वही आ जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने अपने लिए रोल खुद ही चुन लिया और दूसरा बंदा उसी जगह पे जाके एक डिफरेंट रोल प्ले करे। तो सबके लिए एक जैसा रोल ठीक है, आपकी गेम कंपोजिशन होती है, आपकी एक स्ट्रेटजी होती है, वो आप उसके मुताबिक चलते हैं। लेकिन जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें आपका इम्पैक्ट फुल होना ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी अगर थोड़ी कम भी हो तो चलती है।
अब इम्पैक्ट की आपने बात की है, तो एक एग्जांपल है कि एक क्रिटिसिज्म होता है बाबर पे कि वो इनिंग्स तो बनाते हैं लेकिन फिनिश ऑफ नहीं करते, जबकि विराट कोहली हैं इनिंग्स भी बनाते हैं, फिनिश ऑफ भी करते हैं मेजॉरिटी टाइम्स। क्या ये ठीक है कि एक ही प्लेयर से आपने स्टेबल भी करानी है, पार्टनरशिप भी लगवानी है, फिनिश ऑफ भी कराने की क्या एक्सपेक्टेशन ठीक है, या हॉर्सेस फॉर नहीं कोर्सेज पता वाला? नहीं, आपने एक तरफ तो बाबर की बात की है और दूसरी तरफ खामखा विराट कोहली की बात की है। ये कोई कंपैरिजन है ही नहीं, देयर इज़ नो कंपैरिजन, दे बोथ आर वेरी गुड प्लेयर्स। विराट कोहली की जो सर्विसेज इंडिया के लिए हैं, जो परफॉर्मेंसेज इंडिया के लिए वो बहुत बड़ी हैं, बहुत शानदार हैं। बाबर इज़ जस्ट डूइंग वेल फॉर अ पाकिस्तान टीम। ये उस जोन के ऊपर रह के हाँ कंपैरिजन किया जाए, ये मुझे तो पसंद नहीं है। बाबर इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर, बहुत शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने पाकिस्तान के लिए दी हुई है, मज़ीद दे सकते हैं। ये क्रिटिसिज्म गलत है कि बाबर को सब कुछ करना है, लेकिन ये ज़रूर है कि बाबर को अपनी गेम के अंदर मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक अपने स्किल्स को अडेप्ट करना है, अपने स्किल्स को इन्हांस करना है। तो वो मेरा ख्याल है कि बाबर इज़ लर्निंग वेरी क्विकली। अगर हम लास्ट पीएसएल में देखें तो जिस तरीके से, जिस इंटेंट से उन्होंने वो पेशावर ज़ल्मी के लिए क्रिकेट खेली है, आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक। और मुझे लगता है कि ही आल्सो अंडरस्टूड कि उन्होंने अपनी गेम के अंदर जो है, जो नेक्स्ट जो उनकी एरिया टू इम्प्रूव था, वो उन्होंने समझ उनको आ गई है और उसके मुताबिक वो उनको खेलना भी चाहिए। T20 लीग्स का दौर है, हर बोर्ड ने अपनी T20 लीग जो है इंट्रोड्यूस करा ली है। हमने देखा है कि न्यूजीलैंड, इवन के वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स ने पहले नेशनल ड्यूटी जो है स्किप की, अभी न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने नेशनल ड्यूटी स्किप कर दी और आईपीएल में खेल रहे हैं। आपको लगता है कि पीसीबी को भी थोड़ी सी अपनी लीनेंसी शो करनी चाहिए, ये 2 लीग्स का जो एक रिस्ट्रिक्शन है उसको ख़त्म करना चाहिए? क्या आपका? जी, पहले तो इसमें मेरा ख्याल है कि एक गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई गई थी कि जब मैं टीम डायरेक्टर था तो जो उस टूर के ऊपर मुख्तलिफ लीग की एनओसी देने के मामले में मुझे घसीटा गया, हालांकि मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि एक सेट आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान प्लेयर्स के दरमियान बैठ के ऑलरेडी हो चुका हुआ था, जिसके मुताबिक तमाम प्लेयर्स की जो कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट थी वो डबल या जितनी भी करनी चाहिए थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो ऑफ़र की, उसको एक्सेप्ट किया गया। और उसी की बेस पे ये बात पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ से गई, जो कि सीनियर प्लेयर्स और जूनियर सारे मिल के उन्होंने फैसला किया कि हम पूरे साल के अंदर अदर देन पीएसएल 2 लीग्स खेलेंगे, जो मुझे बताया गया। तो अब ये डील ऑलरेडी 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका हुआ है। अगर ये चीज़ प्लेयर ने कर ली हुई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसी के मुताबिक मुआवजे भी बढ़ा दिए हैं, तो फिर वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल बात है वो तो डील डन हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर पहले मुझे इल्ज़ाम देते रहे कि जी मोहम्मद हफीज़ ये नहीं कर रहा, हालांकि मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे से जब पूछा गया था तो मैंने सिंपल ये बात की थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक प्लेयर्स के साथ डील हुई हुई है उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो उसमें अगर कोई भी सिनेरियो अगर क्रिएट होता है जिसमें अगर प्लेयर को अभी लगता है कि उसने निगोशिएट करना है बोर्ड के साथ, तो आई थिंक उनको करना चाहिए। और अगर बोर्ड को लगता है कि उन्होंने किसी और वे में निगोशिएट करना है प्लेयर्स के साथ, तो उनको भी करना चाहिए। लेकिन समवेयर पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन शुड बी योर प्रायोरिटी। अगर वो नहीं है, योर फर्स्ट प्रायोरिटी कहने को नहीं, करने को, अगर वो पाकिस्तान खेलना है तो फिर ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं, बहुत पीछे रह जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और स्क्वाड जो है वो कुछ आमिर, इमाद, उस्मान इंक्लूजन हुई है, चेंजेस भी कुछ हुई हैं। आप क्या देखते हैं, एक्सपेक्टेशंस T20 वर्ल्ड कप में क्या है स्क्वाड? देखिए, पाकिस्तान टीम इज़ ऑलवेज़ गुड। मुझे नहीं पता कौन सी टीम सेलेक्ट होगी, लेकिन जो भी सिलेक्ट हो एज ए पाकिस्तानी, आई ऑलवेज़ वुड लाइक टू विश देम ऑल द बेस्ट। और पाकिस्तान टीम में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ मुझे लगता है जो थोड़ी सी कमी है कॉन्फिडेंस की, वो हमें गेन करना है। क्योंकि जो रिसेंट पास्ट के अंदर मुख्तलिफ एपिसोड हुए हैं, कप्तान को हटाना, कप्तान को लाना, प्रोसेस ठीक है, प्रोसेस गलत है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन इस तरीके से आप ड्रेसिंग रूम के अंदर कुछ डेंट्स डाल देते हैं, जो मुझे लगता है जिसको दूर करने के लिए प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, प्लेयर का कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है और फर्दर इनको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि जो भी टॉप हायरार्की में जो चेंजेस होती हैं वो अल्टीमेटली वो इफेक्ट इफेक्ट पड़ता तो है करती हैं, वो तो इफेक्ट तो करती हैं। अभी आप देखें ना, बहुत सी चीज़ें जो भी नई मैनेजमेंट आई है, जो उनको सही लग रहा है वो उसके मुताबिक फ़ैसले ले रहे हैं, तो उसके साथ फ़र्क तो पड़ेगा। तो अगर जो भी फैसला लिया गया, मुझे लगता है कि वो सही या गलत, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, मीडिया की तरफ से भी कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, प्लेयर्स को भी स्टेप अप करने की ज़रूरत है। इंडिया में आपने जाकर रिसेंटली भी जो था लास्ट बायलैटरल सीरीज़ हुई थी वो आपने खेली थी, T20 के कप्तान थे आप 2012 में। अब बात आ रही है चैम्पियंस ट्रॉफी की, एशिया कप में भी इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आया। आपको क्या लगता है कि ये क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान रिसेंटली गया है वर्ल्ड कप खेलने? आना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के रीजन के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया की क्रिकेट के लिए है। ये जब 2 टीमें खेलती हैं तो सिर्फ
पाकिस्तान और इंडिया के फैंस इसको नहीं देखते, पूरी दुनिया के फैंस इस क्रिकेट को देखते हैं, तो इसको क्यों रोका जाता है? तो मुझे लगता है कि एक राइट सोल्यूशन निकालना चाहिए, पॉलिटिकल इश्यूज असाइड, वो जो भी हैं वो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन विद द सेम टाइम जो स्पोर्ट्स है उसको इससे दूर करना चाहिए, और बायलैटरल सीरीज़, आईसीसी इवेंट्स जहाँ पे भी हो रहे हों उसको, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस, टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की, वनडे क्रिकेट पाकिस्तान की, T20 क्रिकेट इंडिया के साथ, मैं बड़ा खुश हूँगा इंडिया पाकिस्तान आए, पाकिस्तान इंडिया जाए, दैट विल बी ग्रेट फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट। और अगर बाय एनी रीज़न वो यहाँ हम वहाँ नहीं जा सकते बायलैटरल सीरीज़ के लिए, हमें कोई न्यूट्रल वेन्यू ले लेना चाहिए ताकि जो प्रमोशन ऑफ द गेम है वो ऑन रहे।